नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ध्यान रखें, यूनिट फर्स्ट का नाम है रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी है 12th क्लास की, देना जरा इसको। चलिए, एक गवर्नमेंट बुक है एनसीईआरटी की। चलिए, इसमें सबसे पहले थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं। यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, और इसमें आपके 4 चैप्टर आएंगे। कितने चैप्टर आएंगे? 4। ध्यान से सुनना बिल्कुल एक एक बात। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इसमें आपके 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, दूसरा चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तीसरा चैप्टर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और 4th चैप्टर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहले अपन यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे, और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। फिर आपका सेकंड यूनिट है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, थर्ड यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, और आपका तीसरी जो 4 यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी वाली, और आपकी जो 5 यूनिट है वो है इकोलॉजी वाली। ध्यान रखें, टोटल आपके 16 चैप्टर हैं। पिछली साल 9 चैप्टर और 16 और फर्स्ट चैप्टर को डिलीट कर दिया गया था, ध्यान रखें। लेकिन इस बार अभी कोई ऐसा सुनने को नहीं आया है कि अभी डिलीट कर दिएगा, अपन को पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले ये एनसीईआरटी की बुक है, इसको आप एक खरीद कर ले आए, और आपको नोट्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नोट्स। इस टाइप के आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे और चीज़ को समझेंगे। छोटी छोटी चीज़ है, बिल्कुल चैप्टर से रिलेटिव, बिल्कुल माइनस से 0 से लेवल अपन बिल्कुल चीज़ को समझेंगे। चलिए, इधर सुने ज़रा, ध्यान रखें। चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, रिप्रोडक्शन। चलिए, ध्यान रखें, सबसे पहले आपको इस चैप्टर का मतलब समझना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूं कि जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है रिप्रोडक्शन। मतलब आपको 4 चैप्टर हैं आपके, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 4th चैप्टर। आपको रिप्रोडक्शन से रिलेटिव आपको स्टडी करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी आप पढ़ोगे, चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ेंगे, सेकंड में भी पढ़ेंगे, चैप्टर थर्ड में भी आप पढ़ोगे। सबसे पहले आपको इसमें 2 चीज़ें समझना बहुत अनिवार्य है। इधर ध्यान तो सुनो बिल्कुल। एक है आपका ऑर्गेनिजम्स और एक है रिप्रोडक्शन। तो पहले आपको ऑर्गेनिजम्स को समझना है। ऑर्गेनिजम्स को अगर अपन हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। समझ गए? ऑर्गेनिजम्स आपके 3 टाइप के हैं। बताइए कौन कौन से, एक बार बोलते जाओ। प्लांट्स, छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल ये अभी अपन चैप्टर का बेस समझ रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से समझ रहे हैं, माइनस लेवल से। एक दिन में ही अपन चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर देंगे। अभी प्लांट्स, जिन्हें पेड़ पौधे कहते हैं, एनिमल्स, जिन्हें अपन जंतु कहते हैं, प्राणी कहते हैं। अगला है माइक्रो, ठीक है, छोटे वाले जीव। तो प्लांट स्टडी आपको मालूम है बॉटनी, एनिमल स्टडी आपको मालूम है जूलॉजी, और जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म स्टडी वो कौन है? माइक्रोबायोलॉजी। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, देखिए, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे होते हैं? लिविंग। कैसे होते हैं? लिविंग। और ध्यान रखें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। किसमें करते हैं? बायोलॉजी में। एक बात और, आपको अगर ये अपन ये भी लिख सकते हैं बायो। क्या लिखा होगा? बायो। कुछ जगह लिखा होगा बायो। तो इसका क्या मीन्स होता है?
लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ जगह लिखा होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो जीवित जीव एक ही बात है। चलिए अब ध्यान रखें, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन पढ़ना है, मतलब आपको जनन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जनन। इसको प्रजनन भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर ये नहीं लिखा कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स लगाया क्या, बोलो बोलो, चैप्टर में लगाया क्या? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स लगाया क्या? रिप्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगाया क्या? क्या लिखा है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीवों में जनन। कौन सी ऑर्गेनिजम्स में? प्लांट, एनिमल, माइक्रो। जी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप है, समझ गए। और ध्यान रखना, रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, जीवित जीवों में ही होता है। अब अपन को रिप्रोडक्शन को समझना है। चलिए, ये तो आप समझ गए, मतलब आप समझ गए चैप्टर फर्स्ट में आपको ऑर्गेनिजम्स में क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन पढ़ना है। अच्छा चलो, आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि चैप्टर फर्स्ट में आप जो ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन पढ़ोगे वो कौन से ऑर्गेनिजम्स में पढ़ोगे? तो बोलोगे प्लांट्स में पढ़ोगे, एनिमल्स में पढ़ोगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पढ़ोगे आप। लेकिन सबसे ज़्यादा आप प्लांट्स, एनिमल्स में पढ़ोगे। अपने सिलेबस में सबसे ज़्यादा यही दी है, और वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, जीवित जीव होने चाहिए। जैसे कि सेकंड चैप्टर है, ध्यान से सुनना, सेकंड चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें आप ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनका एक और नाम है एंजियोस्पर्म प्लांट भी कहते हैं, उसमें आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे सबसे ज़्यादा। चैप्टर थर्ड वुमेन रिप्रोडक्शन, वहां आप ओनली मेल और फीमेल के बारे में पढ़ोगे, मतलब वुमेन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे। चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ोगे आप। लेकिन चैप्टर फर्स्ट में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स में आप क्या पढ़ रहे हो? रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो। और ध्यान रखना, पहले आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी यहां तक बाद में पहुंचेंगे, उससे पहले आपको पहले बेसिक बताना पड़ेगा। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, मियोसिस डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन। आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बताना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत सेल के बारे में बताना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल से मेड है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म मैनी सेल से कंपोस्ट है। यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मैंने आपको बताए थे, ऑल बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अच्छा, यीस्ट जो कि पंजाई होता है, क्या होता है? पंजाई। बोलते रहा करो, नींद आ जाएगी। हम तो स्टार्ट हो गए, अब हम बंद होने वाले नहीं हैं अब। तो पंजाई में यीस्ट आता है जो कि यूनिसेल्युलर एक ऑर्गेनिज्म से है, पंजाई। एल्गी में कौन? क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास। और एक स्पुरुलाइना, ये भी एल्गी है, स्पुरुलाइना, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। एल्गी है, ध्यान बिल्कुल कोई भी चीज को सुना करो। एल्गी जैसे कि कौन? क्लोरेला, स्पुरुलाइना और कौन है भैया? क्लेमाइडोमोनास। ये यूनिसेल्युलर एल्गी हैं। और ध्यान रखना, इसके बाद मैंने आपको बता दिया ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, सम पंजाई, सम एल्गी, ये सब कौन है अपने? और ध्यान रखना, ये कौन है? सब अपने मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। आपने यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी पढ़ लिया, आपने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया। इसकी जो वीडियो है वो हमारे उस पर चैनल पर डली हुई है। प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में भी आपने जान लिया है। लेकिन ध्यान रखना, सेल के अंदर और क्या क्या होता है? सेल में साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल के बारे में आपने जाना है। लेकिन ध्यान रखना, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस है। लेकिन चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने के लिए आपको ये सारी चीज आनी चाहिए।
तभी आप इन चीजों को समझ पाओगे। गारंटी इस बात की, अगर आपने बेसिक समझ लिया चैप्टर फर्स्ट का तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और चारों की चारों चैप्टर समझ में आ जाएंगे। देखो कोई कहीं नहीं है, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, गारंटी आपको एक ही चीज समझ में आ जाएगी। बस आपको रेगुलर क्लास लेना पड़ेगा और जो मैं आपको पढ़ाऊं उसको घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा, एक बार समझ में बिल्कुल आएगा। तो ध्यान रखें, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। अभी आपको एनिमल्स के बारे में बताऊंगा, अभी आपको प्लांट्स के बारे में बताऊंगा, अभी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखें, आपको बहुत ही छोटी छोटी बारीकी चीज आनी चाहिए, जैसे कि स्पीसीज, जाति। अब कुछ बच्चे जाति को नहीं जानते, स्पीसीज को नहीं जानते। स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। तो स्पीसीज इसको नहीं कहते कि भैया आपने किसी को राजपूत कह दिया, किरार कह दिया, कि आपने किसी ने कुशवा कह दिया, कि आपने किसी तोमर कह दिया, ये स्पीसीज नहीं है। केवल अपनी स्पीसीज है वुमेन स्पीसीज। कैंडिडेट इसमें दो है, मेल एंड फीमेल, अपोजिट सेक्स के अपन। अच्छा वुमेन कैसा है? यूनिसेक्सुअल। कैसा है? यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि मेल का सेक्स और फीमेल का सेक्स कैसा? सेपरेट है, ध्यान रखना। अब इसके बाद जैसे कि आप लोग, कुछ एनिमल ऐसे भी हैं, सम एनिमल ऐसे हैं जो बाइसेक्सुअल भी होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म की बात करें, केंचुआ की। लेकिन ध्यान रखना, प्लोवर भी बाइसेक्सुअल होते हैं मोस्टली, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि दोनों सेक्स प्रेजेंट है, उसमें मेल के भी और फीमेल का भी। इसलिए ध्यान रखना कि अपन को छोटी छोटी बारीकी चीजें को समझना है। सबसे पहले चलते हैं, तो आप लोगों ने बच्चों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर फर्स्ट के बारे में, अभी आपने ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान लिया है, और ये जान लिया है कि ऑर्गेनिजम्स में आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे। इधर देखिए जरा, जैसे कि आपको मालूम है रिप्रोडक्शन ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, समझ गए। एक होता है, बोलो जाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एक चीज को समझते आना, समझ में नहीं आया तुरंत यही पूछ लेना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शॉर्ट में लिख दूं क्या? ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके और भी नाम है, सोमेटिक रिप्रोडक्शन। इसका एक और भी नाम है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सोमेटिक रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक बात तो ध्यान रखना, रिप्रोडक्शन की जगह प्रोपेगेशन भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन ऐसे बोल सकते हैं, ये सेक्सुअल प्रोपेगेशन, सोमेटिक प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। टर्म बदल जाएगा, प्रोपेगेशन रिप्रोडक्शन का मींस एक ही है। तो ध्यान रखना, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये दो टाइप का किस बेस पे होता है? गैमेट की प्रेजेंस और अब्सेंस पर। किस पे होता है ये? गैमेट की अब्सेंस और प्रेजेंस पर। गैमेट की प्रेजेंस और अब्सेंस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट प्रेजेंस एंड अब्सेंस, तो रिप्रोडक्शन टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए? अब ये गैमेट क्या है? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। आपने मेल गैमेट के बारे में सुना होगा स्पर्म, फीमेल गैमेट के बारे में पढ़ा हुआ ओवम। ये तो अपन एनिमल्स में बात कर रहे हैं। एनिमल्स में भी किसकी बात कर रहे हैं? वुमेन स्पीसीज में बात कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल में। ध्यान रखना, प्लांट्स में भी होता है ऐसा, वहां पे भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हम सब पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे। तो आपको मालूम है कि सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को जानना है। एक बात तो ध्यान रखना, देखिए नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है, निर्जीव वस्तु है, इनमें रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एबिलिटी होती है, जीवित जीवों में क्षमता होती है, समझ गए।
लिविंग इंडिविजुअल्स की एक न्यू ऑफ स्प्रिन को प्रोड्यूस करना, जीवित जीवों की एक नई पीढ़ी को उत्पन्न करना। ध्यान देना, आपको यहाँ पे ऑफ स्प्रिन का मतलब होता है संतान। देखो कुछ जगह ऑफ स्प्रिन लिखा रहता है, कुछ जगह ऑर्गेनिजम्स लिखा रहता है, कुछ जगह भैया इंडिविजुअल्स लिखा रहता है। तो ये सबका मतलब एक ही है। इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तिगत, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ऑफ स्प्रिन मतलब संतान। तो एक ही है, जो भी कहना चाह रहे हैं सब एक ही बात है। लेकिन आप सबसे अच्छा टर्म यूज करें तो ऑफ स्प्रिन करें, संतान। देखिए जिससे पैदा होते हैं उसे पेरेंट्स कहते हैं, और जो चीज पैदा हो रही है उसे क्या बोलेंगे? ऑफ स्प्रिन, संतान कहेंगे इसको। समझ रहे हैं? चलिए, तो इसमें देखिए डेफिनेशन लिखी है। एक बात तो ध्यान रखना, जैसे कि आपको मालूम है ह्यूमन स्पीसीज अगर रिप्रोडक्शन करती है तो ह्यूमन स्पीसीज ही प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी, जी बताइए। मान के चलिए मेरे माता पिता ने मुझे पैदा किया, तो मैं कौन हूँ? ह्यूमन स्पीसीज हूँ। ह्यूमन स्पीसीज में कौन हूँ? मेल हूँ, क्योंकि मेरे क्रोमोसोम कौन है? XY। फीमेल के कौन से होते हैं? XX। अच्छा, मेरे अंदर 23 क्रोमोसोम कहाँ से आए? मम्मी से। और 23 कहाँ से आए? पापा से आए। तो मेरे बॉडी में कितने क्रोमोसोम हो गए? 46। 23 पेयर में हो गए। तो ईच वुमेन सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम या 46 क्रोमोसोम है। ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये, अगर क्रोमोसोम पेयर में है उसे डिप्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड। इसे अपन 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n। और जो हैप्लॉइड है क्रोमोसोम, ऐसे अगर अपन बात करें 23 क्रोमोसोम, तो ये हैप्लॉइड नंबर है, उसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपन को सबसे पहले इस बात को जानना पड़ेगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। और ध्यान रखना, जेनेटिक मटेरियल का जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। आप चैप्टर 5 में जेनेटिक्स में पढ़ोगे आप। लेकिन सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए के बारे में आपने सुना होगा। डीएनए डबल स्टैंड होता है और लीनियर डीएनए होता है। ध्यान रखना, लीनियर डीएनए का मतलब होता है इस टाइप का डीएनए। ये लीनियर डीएनए है जी, और डबल स्टैंड है। डीएनए क्रोमोसोम में पैक होता है। कहाँ रहता है? क्रोमोसोम में इनक्लोज रहता है, पैक रहता है अंदर। और क्रोमोसोम और डीएनए आपस में अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से। ऐसा यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। ध्यान देना, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में मोर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में जो एग्जाम्पल आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, सम पंजाई, सम एलगी भी आती हैं। तो अपन को ध्यान ये देना है कि यूकैरियोटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोर है, अधिक है, पेयर में, वो भी जोड़े में। अच्छा, अगर अपन ऐसे बोले कि यूकैरियोटिक सेल अपन ने ह्यूमन सेल ले ली, तो आपको मालूम है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने? 23 पेयर है, 46 क्रोमोसोम है। अच्छा, 23 किससे आते हैं? मम्मी से। 23 किससे आते हैं? पापा से। तो अपन को जेनेटिक मटेरियल जो है, अनुवांशिक पदार्थ जो है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। जनरेशन आप जानते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। ऐसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे पैदा किया तो मैं अपनी मम्मी पापा की कौन हूँ? फर्स्ट जनरेशन हूँ। मेरे बच्चे अगर पैदा करूँगा तो वो मेरे लिए कौन हो जाएंगे? फर्स्ट। लेकिन मेरे मम्मी पापा के लिए मेरे बच्चे कौन हो जाएंगे? सेकंड जनरेशन। तो जेनेटिक मटेरियल जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, कौन सी प्रोसेस के द्वारा हो रहा है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अगर रिप्रोडक्शन करेंगे तो जेनेटिक मटेरियल जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? आप बताइए जरा सोचकर। और आपको मालूम है जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है? सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। सेल में डिवीजन भी होता है। अच्छा, क्वेश्चन है, अगर ह्यूमन स्पीसीज रिप्रोडक्शन करेगी तो कौन प्रोड्यूस होगी? ह्यूमन स्पीसीज। अगर गेहूं के बीज से जो बीट सीड है, अगर इसको आप जर्मिनेट करोगे तो इससे क्या बनेगा? मतलब बीट का ही तो प्लांट बनेगा, गेहूं का प्लांट ही तो बनेगा। अगर ग्राम का सीड है तो ग्राम का ही प्लांट बनेगा। जो सीड अगर आप बोए हुए वही तो फल मिलेगा, वही तो आपको प्लांट मिलेगा।
अगर आप ऐसा ना सोच लें कि ह्यूमन स्पीसीज ने रिप्रोडक्शन किया कि अदर ऑर्गेनिजम्स या अदर स्पीसीज डेवलप हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब सिमिलर कैरेक्टर, अपने जैसे लक्षण पैदा होते हैं, ध्यान देना। चलिए, तो अपन को इस बात को समझना पड़ेगा। एक बात और देखिए, रिप्रोडक्शन से क्या होता है, अपनी स्पीसीज, अपना जीनस, जीनस मतलब वंश, स्पीसीज मतलब जाति, अपनी जनरेशन को बनाए रखना होता है, अपने सर्वाइवल उत्तरजीविता को भी बनाए रखना पड़ता है। कंटिन्यूटी ऑफ द रेस, अपनी जो वंश है, अपनी जो जाति है, उसको सतत रूप से बनाए रखना पड़ता है। अपने जीवन को लगातार रूप से बनाए रखना, अपने अस्तित्व को बनाए रखना पड़ता है, तो रिप्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा क्या है, मैं आपको जरा एक बार पढ़ के सुना देता हूं, जरा सुने। रिप्रोडक्शन, इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स। देखिए, मैं इसको अगर बोर्ड पर लिखता हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि पहली डेफिनेशन है, इसके बाद तो अपन सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे। रुको जरा ने, चलिए अब आप लोग रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ है इस चीज को समझेंगे और इसको छोटा भी कर देंगे। आपको पेपर में कितना लिखना है, 2 नंबर की डेफिनेशन आएगी। अभी तो मैंने और छोटी भी कर दी है, नहीं पूरे बोर्ड पे आ जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी है, लेकिन अपन को इतना यहाँ तक करना है, और भी छोटा कर दूंगा कि भाई ये पेपर में इतना लेके आना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को समझें। इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स। एक ध्यान रख देना, लिविंग इंडिविजुअल्स, लिविंग ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, जीवित संतान, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं, ध्यान देना, जीवित जीव। तो क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, इधर सुनो। जीवित जीवों की क्षमता होती है, मतलब जीवित जीवों में क्षमता होती है, ठीक है, एक लिविंग इंडिविजुअल्स की एक न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की। क्या समझे आप, जीवित जीवों की, ठीक है, जीवित जीवों में मतलब जो जीवित जीवों की क्षमता होती है कि लिविंग इंडिविजुअल्स की एक न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करना, समझ गए। सिमिलर टू देमसेल्फ इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर, अपने जैसे लक्षणों को उत्पन्न करने की, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एबिलिटी है, क्षमता है कि अपने जैसे कैरेक्टरों को उत्पन्न करने की। इट इज द एन इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या जीवित मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका एक इंपोर्टेंट फ्यूचर है, एक महत्वपूर्ण लक्षण, एक महत्वपूर्ण विशेषता है, किसकी, जीवित जीवों की। कौन, रिप्रोडक्शन। तो क्या पढ़ा अपन ने, इट इज एन इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, समझ गए, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, मतलब एक महत्वपूर्ण फ्यूचर है ये। आगे, इट इज एन एसेंशियल ऑफ लाइफ प्रोसेस, मतलब जीवन की जो एक आवश्यक प्रोसेस है, विच हेल्प, जिसमें अपन को सहायता मिलती है सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ द रेस, उत्तरजीविता में और अपने जाति को, अपने वंश को बनाए रखने में, समझ पा रहे हैं। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिजम्स को इंडिविजुअल्स भी कह रहे हैं अपन, ध्यान देना। तो जो जेनेटिक मटेरियल है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय रिप्रोडक्शन, जो अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है, स्थानांतरित होता है, किसके द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा। अजब बात है, आपको अगर पेपर में लिखना है, इसको आप यहां तक लिख सकते हो, यहां से, समझ पा रहे हैं। और जो बच्चे थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहते हैं वो ही यहां तक पढ़ ले। चलिए, अब इसके बाद आपको एक बात और बता दूं कि देखिए, ये तो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को समझ लिया है, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले, क्लियर है क्या। चलिए, अब इसके बाद इसमें एक बात लिखी है कि लाइक अदर लिविंग बींग्स, मतलब कुछ अन्य जीव हैं, हमारे अन्य जीवित जीव हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की, एक नॉलेज के लिए। चलिए
बोर्ड पे समझेंगे। इधर देखो, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का जो पिलिंदा ब्लैंक्स हैं, जो मैचिंग है, इनमें आ जाते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्या लिखा है जरा सुने। इसमें लिखा है लाइक अदर, ठीक है, लिविंग पिंग्स, ठीक है, अन्य जीवित जीव। जैसे कि बात कर रहे हैं प्लांट्स की, किसकी बात कर रहे हैं, बताओ फटाफट, प्लांट्स के। आल्सो रिप्रोड्यूस, मतलब पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, जनन, क्या करते हैं, जनन। ठीक है, दे कैन रिप्रोड्यूस, मतलब किसके द्वारा करते हैं रिप्रोडक्शन जी, तो जरा सुने, बाय, बोलो किस किस के द्वारा, सीड्स, बीज के द्वारा, किसके द्वारा, बीज के द्वारा, सुनते जाना एक ही चीज को। और किसके द्वारा करते हैं, बोलो, रूट्स के द्वारा, जड़ के द्वारा। और किसके द्वारा करते हैं, ट्यूबर, किसके द्वारा, ट्यूबर्स। इसमें आलू आता है ट्यूबर्स में, ये स्टेम है, स्टेम के टाइप है जी, समझ गए, स्टेम के मॉडिफाई है ये, तो नाम है जो ट्यूबर्स, इसमें आलू आता है। कोई पूछे ट्यूबर्स क्या है, तो इसमें आलू आएगा, पोटैटो, स्टेम ही एक तरह से ट्यूबर्स। और कौन है, राइजोम्स, और कौन है भैया, राइजोम्स, ये भी कौन है, अपने स्टेम ही है। अगला एंड रनर्स, ये भी स्टेम है। ठीक है, चलिए, तो बताइए, लाइक अदर लिविंग बींग्स, हमारे अन्य जीवित जीव है कौन, बोलो, प्लांट्स, ये भी रिप्रोडक्शन करते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस, वाई, किसके द्वारा, बताओ फटाफट, सीड, रूट्स, ट्यूबर्स, राइजोम एंड रनर्स। अब बच्चों ध्यान देना, ये तो हायर प्लांट है, किस में बात कर रहे हैं जी पंजे, हायर प्लांट, उच्च लेवल के पेड़ पौधों में बात कर रहे हैं पंजे। लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, लोअर प्लांट्स। ध्यान दो इधर, यहां लिख रहा हूं, दे कैन, ये नहीं, रुक जाओ, यहां से होगा, दे कैन आल्सो रिप्रोड्यूस, वाई मीन्स ऑफ कॉनिडिया, कॉनिडिया एंड स्पोर्स। देखिए, वैसे तो आप कॉनिडिया, स्पोर्स इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, स्पोर बैक्टीरिया वगैरह में पढ़ते हैं, समझ पा रहे हैं आप। कॉनिडिया पंजाई में पढ़ोगे आप इसी चैप्टर में। ठीक है, चलिए, तो कॉनिडिया स्पोर, दिस मेथड इज रेस्टिकेट ओनली इन लोअर प्लांट्स, समझ गए। चलिए, क्या लिखा है, ये जो हमने बात की थी जी, हायर प्लांट में बात की थी, किसमें की थी जी, हायर प्लांट्स, उच्च लेवल के पेड़ पौधों में। तो उच्च लेवल के पेड़ पौधों में, हायर प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है किसके द्वारा, सीड के द्वारा, रूट्स के द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा, और राइजोम के द्वारा, और रनर्स के द्वारा। अब इधर आ जाओ, लेकिन दे कैन आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ कॉनिडिया एंड स्पोर। ये एक तरह से गैमेट मान लो, अंडे होते हैं जी, एग होते हैं। ठीक है, तो कॉनिडिया, स्पोर, इनके द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो दिस मेथड इज रेस्टिकेट, रेस्टिकेट मतलब तो प्रतिबंधित, ये रेस्टिकेट है ओनली किसमें, लोअर प्लांट्स में। जैसे कि पंजाई है, एलगी है, कौन है अपनी, एलगी और पंजाई, समझ पा रहे हैं आप। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आपको मैं बताऊंगा एनिमल्स में, ये तो बात हो गई प्लांट्स की,
ठीक है, चलिए एक एक चीज को समझना है आपको। अब इसके बाद इन एनिमल्स, किसकी बात कर रहे हैं अपन, बोलो फटाफट से। इन एनिमल्स रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस वाई एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। मतलब जंतुओं में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, किस किस से, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इसके बाद क्या दिया है, लेकिन ध्यान रखना जो एसेक्सुअल है, कौन है अपना जे, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस वाई, किस किस के द्वारा होता है, सुनो यहां पर। सबसे पहले पढ़ेंगे फिजन, फिर दूसरा पढ़ेंगे बडिंग, तीसरा पढ़ेंगे आप प्लाज्मोटोमी। क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मोटोमी। 4 नंबर का पढ़ेंगे आप जैम्यूल। 5 नंबर का पढ़ेंगे रीजनरेशन। ETC। अब जरा सुने, देखिए अभी आपने क्या समझा कि जो हायर प्लांट्स हैं उसमें रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है। लोअर प्लांट्स में आपको मैंने बता दिया कॉनिडिया और स्पोर थे। लेकिन ध्यान देना एनिमल्स में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। लेकिन एसेक्सुअल किसके द्वारा होता है, सेक्सुअल के टाइप नहीं होते, एसेक्सुअल के। तो एसेक्सुअल किसके द्वारा होता है एनिमल में, बताओ। फिजन, बडिंग, प्लाज्मोटोमी, जैम्यूल और रीजनरेशन। अभी हम इसको पढ़ेंगे गहराई से। पिजन के भी दो टाइप होते हैं, बाइनरी पिजन, मल्टीपल पिजन, समझ गए। बडिंग में पढ़ोगे आप, एंडोजीनस एक्सोजीनस पढ़ेंगे भी आप, प्लाज्मोटोमी पढ़ोगे आप, जैम्यूल पढ़ोगे आप, रीजनरेशन पढ़ोगे आप। इसमें एक नाम और भूल गए, स्पोर फॉर्मेशन भूल गए, और इसमें भी तो एक और भूल गए, फ्रेगमेंटेशन भूल गए अपन अभी। लेकिन ध्यान देना ये सब एनिमल्स में आपको ये सब मेथड है। किसकी मेथड है ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। चलिए तो ये मैंने आपको समझा दिया, तो आपको क्या समझ में आया अभी तक, इधर सुनो पहले। आपको समझ में आया रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, और आपको मालूम है कि प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं, एनिमल भी रिप्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो हायर प्लांट हो चाहे लोअर प्लांट हो। समझ पा रहे हैं आप। चलिए अब हमको इसके बाद पढ़ना है रिप्रोडक्शन के टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए उससे पहले अपन को छोटी छोटी चीज़ों को जानना है। थोड़ा मुझे टाइमिंग बताओ, टाइम कितना हो गया है? चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर सुनो, पहले इधर सुनो। हाँ हो गया वो तो, टाइम देख लिया मैंने। चलो अब जरा सुनो, सबसे पहले आपको जरा ये बता दें कि हमको क्या समझना है। एक चीज़ और, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। ये है सेल, ठीक है। इस सेल में ये न्यूक्लियस, इसमें भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये है सेल मेम्ब्रेन। चलिए अब जरा सबसे पहले आप जरा सुने बच्चों, अगर सेल में डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, सेल में अगर डिवीजन हो रहा है तो सबसे पहले न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। किस में होता है बताओ फटाफट, न्यूक्लियस में। अगर सेल डिवीजन कर रही है तो सबसे पहले न्यूक्लियस में डिवीजन होगा,
और न्यूक्लियस के डिवीजन को अपन कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। अगर न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है तो कैरियोकाइनेसिस। ध्यानपूर्वक सुनो, ये छोटी छोटी चीजें चैप्टर को मजबूत करना है तो। नई इंग्लिश को हिंदी में करने वाले तमाम टीचर है, आप भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बारीकी चीज़ों से आप चैप्टर में मजबूती को और मतलब मैं चैप्टर में पकड़ बना सकता हूँ अपनी अच्छी। तो ध्यान से सुनो, पहले सबसे पहले अगर सेल में डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस डिवीजन करता है, और न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन करता है। कौन करता है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं भैया? साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस। समझ पा रहे हैं आप? और ध्यान देने वाली बात, ये तो आपको बता दिया, ठीक है। ध्यान दें आप कि भैया कि सेल में दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक होता है मियोसिस डिवीजन और एक होता है माइटोसिस डिवीजन। ये बात समझ गए क्या? भूल मत जाना। अगर आप सेल में डिवीजन कर रहे हैं तो सबसे पहले किसका डिवीजन करेंगे? न्यूक्लियस का। उसके बाद किसका करेंगे? साइटोप्लाज्म का। ये तो उनका नाम है। न्यूक्लियस डिवीजन को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। चलिए, अब इसके बाद एक बात और, अगर कोई डिप्लॉइड है, क्या है? डिप्लॉइड। अगर कोई डिप्लॉइड है तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे 2n से। अगर वो हैप्लॉइड है, क्या है भैया? हैप्लॉइड, तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान के चलिए, इधर जरा सुनिए, ये आपका 1 पेयर क्रोमोसोम है। क्या है ये? 1 पेयर क्रोमोसोम। तो आप इसे क्या लिखेंगे? 2n। क्या लिखेंगे? क्यों? n और n, 2n। अगर अकेला है तो क्या लिखेंगे? n। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, अब जरा इसके बाद आगे की बात करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है सेल डिवीजन दो टाइप का होता है। आपने 11th क्लास में 10 चैप्टर में सुना होगा, पढ़ा होगा। इस बार से डिफरेंस भी आया था, डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन आया था। तो जरा सुने, सेल डिवीजन दो टाइप का होता है। एक होता है, बोलिए फटाफट से, मियोसिस डिवीजन। रामबाण पढ़ा रहा हूं, रामबाण। चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो, ये पढ़ लिया, मान के चलो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। जन्नत पढ़ा रहा हूं, जन्नत। सेहत पढ़ा रहा हूं। मियोसिस डिवीजन, इसका एक और नाम भी है रिडक्शन डिवीजन। क्या नाम है? बोलो फटाफट। रिडक्शन डिवीजन। एक और नाम भी है इसका, मियोटिक डिवीजन। क्या बोलेंगे? मियोटिक डिवीजन। समझ गए? मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस डिवीजन दो टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है? दो। बोलो, फर्स्ट और सेकेंड। दूसरा इधर आ जाओ, माइटोसिस डिवीजन। कौन सा भैया? माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन का एक और नाम है माइटोटिक। क्या बोलते हैं भैया? माइटोटिक डिवीजन। इसके कोई टाइप नहीं होते भैया जी, इसके कोई टाइप नहीं होते। समझ पा रहे हैं आप? अब इनके बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। समझ गए? चलिए, जरा सुने, ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, ये उसमें भैया न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और ये कौन सी सेल है? पेरेंट्स सेल। पेरेंट लगा दो तो पेरेंट सेल है ये, ठीक है। एस लगा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं, पेरेंट सेल है। और कैसी है? डिप्लॉइड है। कैसी है? समझ गए? अब जरा इधर सुनो, एक बात तो सीख लो,
सभी लोग कान खोलो पहले तो अपने। आपको मालूम होना चाहिए कि ये पेरेंट सेल तो है, ये डिप्लॉइड है। इसमें मैंने आपको न्यूक्लियस बता दिया, न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस। एक बात मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि कोई सी भी सेल डिवीजन करे, एक सेल से दो चीज बनेगी, मतलब दो सेल बनेंगी। आप अगर डिवीजन कर रहे हैं तो एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? दो सेल पैदा कर देना तैयार होंगे, दो सेल। इधर जरा सुनो, इस सेल में अभी नहीं क्लास चल रही है, 5-10 मिनट अभी रुको। इस सेल के अंदर चलिए इधर देखो जरा, एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? अभी पढ़ाया मैंने, बताओ एक सेल से कितनी बनेंगी? भैया दो सेल बनेंगी। ये तो क्लियर कर दो ना कि दो सेल बनेंगी। अच्छा, एक न्यूक्लियस से कितने बन गए? दो। इसका न्यूक्लियस डिवीजन हुआ होगा। साइटोप्लाज्म एक था, पूरे कितने साइटोप्लाज्म बन गए? दो। तो एक सेल से कितनी बन गए? दो सेल। अब ध्यान दो, अगर मान के चलो इस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी 2n है, इसमें भी 2n है, तो आप ध्यान रखना जो पैदा हो रहे हैं इन्हें ऑफस्प्रिंग कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और जिससे पैदा हो रहे हैं वो पेरेंट सेल होगी। तो बताइए ऑफस्प्रिंग में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कितने हैं? इसमें भी 2n, इसमें भी 2n, और पेरेंट्स में भी कितने हैं? 2n। तो बताओ इसमें कौन सा डिवीजन हो रहा होगा? माइटोसिस। कौन सा हो रहा होगा ये? ठीक है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा होगा। समझ पा रहे आप? और एक सेल से कितनी सेल बन गई? दो। तो कौन सा डिवीजन है ये? माइटोसिस डिवीजन। एक बात ध्यान देना, माइटोसिस डिवीजन डिप्लॉइड सेल में भी होता है और हैप्लॉइड सेल में भी होता है। कैसे? इधर सुनो, अगर मान के चलो यहां पर ये सेल हैप्लॉइड होती, क्या होती? तो यहां पे भी ये कैसी होती? हैप्लॉइड, और यहां पे भी ये कैसी होती? हैप्लॉइड। तब भी कौन सा डिवीजन हुआ है? माइटोसिस डिवीजन हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? तो ध्यान दें, माइटोसिस डिवीजन हैप्लॉइड सेल में भी होता है और डिप्लॉइड सेल में भी होता है। समझ पा रहे हैं आप? अब जरा सुने, ये डिप्लॉइड सेल है और ये हैप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है, तो कौन सा डिवीजन होगा? अब देखो, पेरेंट सेल कैसी है? डिप्लॉइड। ऑफस्प्रिंग कैसी आ रही है अपनी? हैप्लॉइड। तो इसमें कौन सा डिवीजन हो गया? ये मियोसिस। कौन सा डिवीजन हो गया? ये मियोसिस डिवीजन हो गया। लेकिन ध्यान देना, मियोसिस डिवीजन दो टाइप का होता है। पहले फर्स्ट होगा, कौन सा होगा? फर्स्ट। तो एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? दो। अब इसमें सेकंड होगा, इसमें भी सेकंड होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं मियोसिस डिवीजन सेकंड और मियोसिस डिवीजन सेकंड। तो बताओ एक सेल से कितनी सेल बनी? बराबर बताओ। दो। एक सेल से कितनी सेल बनी? दो। एक से कितनी बनी भैया? दो। तो ध्यान दें, फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा जो होगा। तो अपनी कितनी सेल बनेंगी? कितनी संतानें पैदा होंगी? 4। ये चारों भी हैप्लॉइड होंगी। कैसी होंगी ये? हैप्लॉइड होंगी। क्योंकि आधे का आधा क्या करोगे आप? ध्यान दें, मियोसिस डिवीजन कंप्लीट तभी माना जाता है फर्स्ट भी होगा और सेकंड भी होगा। समझ पा रहे हैं? और जो माइटोसिस डिवीजन था उसके कोई टाइप नहीं थे। समझ गए? जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम थे वही ऑफस्प्रिंग में थे। अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो ऑफस्प्रिंग डिप्लॉइड है तो माइटोसिस डिवीजन। अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड है और ऑफस्प्रिंग भी हैप्लॉइड है तो माइटोसिस डिवीजन, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हैप्लॉइड में भी होता है और डिप्लॉइड में भी होता है। और एक सेल से कितनी सेल बनती है माइटोसिस डिवीजन में? 2। कितनी बनती है? लेकिन ध्यान दें, मियोसिस डिवीजन अगर किसी सेल में हो रहा है तो एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? 4। कितनी बनेंगी? और चारों कैसी बनेंगी? हैप्लॉइड बनेंगी। समझ पा रहे हैं आप? और ध्यान दें, सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं अब कि मियोसिस डिवीजन ओनली डिप्लॉइड सेल में होता है। किस में होता है? डिप्लॉइड सेल में होता है। हैप्लॉइड सेल में कभी भी मियोसिस डिवीजन नहीं होता है। ये मत कह देना सर ये तो हो रहा है, ये नहीं। यहां से देखा करो, जब पूरा कंप्लीट माना जाएगा कौन? मियोसिस डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जब हो जाएगा, जब चलिए निकलना। चलिए तो बच्चों, आज हम लोगों ने
चैप्टर फर्स्ट के बारे में समझ लिया है। अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको गारंटी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट में हर चीज़ आपको समझ में आएगी। तो कल भी क्लास होगी, रेगुलर क्लास चलेगी 4 से 5। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। और ध्यान दें, जो भी मैंने पढ़ाया इसको बार बार देखें। और जो बच्चे घर बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने आए। ये देखो, वीडियो रिकॉर्ड तो इसलिए करते हैं कि कोई बच्चा छुट्टी बनाता है, समझ में नहीं आता है, बार बार हमको बैकअप क्लास लेना पड़ेगा तो टाइम बर्बाद होता है। इससे क्या है, वो घर बैठ के इस चीज़ को समझ लेगा। नोट्स भी मिल जाएंगे आज। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों, धन्यवाद। और आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो ऐसे ही हम आपको पढ़ाते रहेंगे। जय श्री राम।